अपने दिल में जो हो वो ट्राई कर लेना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या बिल्कुल। होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं चलेगा, थोड़ा वापस से ट्राई कर लेंगे, फेल हो जाएंगे तो थोड़ी मेहनत और कर लेंगे। पर जैसे मुझे एक एग्जाम्पल हर बार याद आता है, ये काफियों के साथ होता होगा कि हम जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में आजकल, खास करके बड़े शहरों में या छोटे शहरों में, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, हम थोड़े थोड़े, या जैसे जैसे उम्र, या जैसे जैसे हमारी जॉब चलती जाती है, हमारे अंदर का वो एक हिचक सी पैदा हो जाती है। सबसे पहले मैं सर का इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। सर राइटर है, साथ ही साथ स्टोरी टेलिंग भी करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सर मतलब विनर रह चुके हैं। मुझसे बेहतर तरीके से सर के बारे में बता पाएंगे। सर पहले आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं जैसे आपने कहा, राइटर हूँ, स्टोरी टेलर हूँ, पोइट्री भी लिख लेता हूँ। मतलब मेनली मैं एक राइटर हूँ, बट हाँ, मैं स्टोरीज में ज्यादा मेरा इंटरेस्ट है। और 2019 का साल थोड़ा सा लकी रहा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 2020 ने पूरी वो कसर पूरी कर दी हम सबके लिए। सारा का सारा साल उल्टा पड़ गया, और 2019 थोड़ा लकी रहा। इंडिया फिल्म प्रोजेक्ट में स्टोरी टेलिंग का एक प्लैटिनम ट्रॉफी था, वो मिल गया। देन किंडल का पेन टू पब्लिश का एक कॉन्टेस्ट था, उसमें शॉर्ट स्टोरी मेरी हु किल्ड द कनीज, वो फर्स्ट प्राइज जीती। फिर उसके बाद जगरनॉट का एक शॉर्ट स्टोरी कंपटीशन था, उसमें शॉर्टलिस्ट हुआ इन द टॉप 25। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के लिए इस साल परफॉर्म करने का मौका मिला इंडिपेंडेंस डे पे। तो हाँ, मतलब लकी रहा है पिछला एक डेढ़ साल, ये कह सकते हैं। बिल्कुल और ठीक है। बाकी सो along with this I also do a job on the side. I head operations, एक मीडिया कंपनी है बॉम्बे में, उनका ऑपरेशन हेड करता हूं। स्लोली पिछले 2-3 साल से मैंने ज्यादा फोकस करना शुरू किया है राइटिंग पे। तो क्योंकि मैं ये ट्रांजिशन देख रहा हूं, तो इसीलिए शायद मैं अच्छे से इसका जवाब दे पाऊंगा। देखिए, राइटिंग में स्कोप तो इनफैक्ट आज की डेट में इतना है, इतना है कि मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, इतना स्कोप है राइटिंग में। पर वो लेवल तक पहुंचने के लिए जो मेहनत लगती है, वो हर किसी को देनी पड़ेगी। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, मैं क्यों बोल रहा हूं कि राइटिंग में स्कोप इतना है। जिनसे बात होती है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो आ रहे हैं सारे, Amazon प्राइम है, नेटफ्लिक्स है, वूट है, जी टीवी है, सोनी लाइव है, मतलब आप एफएनबी मीडिया अपना काफी कंटेंट दे रहा है। इतने सारे चैनल्स हैं ऑनलाइन आजकल, और हर कोई 24 आवर्स। तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए, कितने एपिसोड्स, कितनी मूवीज, कितने वेब सीरीज बन रहे हैं, कितने शॉर्ट फिल्म्स बन रहे हैं। तो ये कई बार एक मिसकंसेप्शन है कि राइटर्स की बहुत रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा। तो स्कोप तो बहुत है इसमें, स्कोप तो बहुत ज्यादा है, पर उस स्टेज तक पहुंचने के लिए जो वक्त और जो मेहनत लगती है, वो जरूरी है। और विजिबिलिटी, मतलब इन सब प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचा कैसे जाए, उसमें टाइम लगता है। अपनी राइटिंग को उस लेवल तक कैसे सुधारा जाए कि ये सारे प्लेटफॉर्म आपको नोटिस करें। मैं ये तो एकदम ओटीटी के लेवल पे चला गया, अब उसके एक लेवल और आते हैं। तो ये तो हो गया राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग। एक है स्टोरी टेलिंग, जो स्टेज वाली होती है। इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है, टेपरटेल है, कॉम्यून है, अनइरेज है, स्पिल पोएट्री है, इंडिया फिल्म प्रोजेक्ट है। इंडिया फिल्म प्रोजेक्ट का एक जो कॉन्टेस्ट मैंने पिछली बार जीता था, हर साल एक कॉन्टेस्ट होता है जिसमें स्टोरी टेलर्स को, स्क्रिप्ट राइटर्स को चांस मिलता है टू पार्टिसिपेट कहीं से भी। और वो एक ऐसा स्टेज है जहां पे इंडिया फिल्म प्रोजेक्ट का एक स्टेज इतना ज्यादा एस्टीम स्टेज है कि वहां पे पिछले साल, इस साल तो ऑनलाइन हुआ था, तो लोग जैसे मीरा नायर, नसीरुद्दीन शाह, ऐसे ऐसे लोग उस स्टेज पे आते हैं। तो ऐसे स्टेज के ऊपर
आपको एक रिकॉग्निशन मिलता है कि अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो स्कोप तो बहुत है और रास्ते भी बहुत है। इनफैक्ट एक तरीके से कहूंगा तो ये साल इन अ वे थोड़ा अच्छा भी रहा है। अच्छा इसीलिए क्योंकि अब जो चीजें पहले फिजिकल स्पेस में लिमिटेड थी, जो मुंबई में प्लेटफॉर्म्स थे, जो दिल्ली में प्लेटफॉर्म्स थे, जो बड़े शहरों में प्लेटफॉर्म्स थे, वो कभी भी ज्यादा ऑनलाइन गए नहीं। इस साल कोविड की वजह से सबको ऑनलाइन जाना पड़ा। तो जैसे ही ऑनलाइन गए, अब दुनिया पूरी खुली हुई है हर किसी के लिए। बीच में कॉम्यून का एक नेशनल स्टोरी स्लैम हुआ था, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं सेमीफाइनल्स में आउट हो गया, पर जो विनर्स थे वो प्लेसेस लाइक भोपाल, इंदौर। सो बिकॉज सब कुछ अब ऑनलाइन है, तो इनफैक्ट ये टाइम तो बल्कि बढ़िया है। और लोगों ने ये भी रियलाइज किया है, प्लेटफॉर्म्स ने, कि इतना सारा टैलेंट है इंडिया में अलग अलग कोनों में, कि पहले जो वो एक मुंबई में एक फिजिकल शो हो गया, दिल्ली में एक फिजिकल शो हो गया, ध्यान सारा वहीं का वहीं पे रहता था। तो अब क्या हुआ है कि अब सब ऑनलाइन चला गया, तो बल्कि अब तो सबके पास स्कोप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है, करियर तो डेफिनेटली है इस फील्ड के अंदर। पर हाँ, जैसे मैंने कहा, वक्त लगता है, मुश्किल है, मुश्किल है पर मुमकिन भी है। ओके, ठीक है सर। जैसा मेरे ऑडियंस को आंसर मिल चुका होगा कि करियर कैसे, मतलब कितना करियर क्या है, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो और आगे क्वेश्चन पूछने से पहले सर आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहती हूँ कि कैसे स्टार्ट हुआ, कब से आप ये कर रहे हैं, आपका इंटरेस्ट कैसे आया, तो ये सब मुझे जानना है। ये थोड़ा सा ये थोड़ा सा फनी है। मेरा जर्नी रहा है जैसे बचपन में सर्दियों में स्कूल जाने वाली जो जर्नी होती है ना, कि हम देर तक सोते रहते हैं, फिर सडनली जागते हैं और फिर भागना शुरू करते हैं इतना तेज कि बस पहुंच जाए। तो मेरा जर्नी बहुत लेट स्टार्ट हुआ। मैं बहुत देर तक, बहुत सालों तक सोता रहा। मुझे नहीं पता था कि मैं राइटिंग करना चाहता हूँ या क्या करना चाहता हूँ, ये जॉब चल रहा था। तो कुछ लिखना मैंने स्टार्ट किया होगा, पोएट्रीज में काफी सालों से लिख रहा हूँ, लेकिन स्टोरीज मैंने लिखना चालू, स्टोरीज जिनकी वजह से मुझे अब रिकॉग्निशन मिल रहा है, वो मैंने लिखना चालू किया करीबन 4 या 5 साल पहले, और एक्टिवली इसको परस्यू करना चालू किया 2 साल पहले लगभग। मेरा पहला थिएटर परफॉर्मेंस हुआ था सितंबर 2018 में। ओके। पहला गया था, तो पहली बार मैं स्टेज पे गया था सितंबर 2018 में। उसके बाद मैंने पहली बार स्टेज पे स्टोरी टेलिंग की, ओपन माइक में गया था 24 फरवरी 2019। तो वैसा है कि आई एम 40+ नाउ। अब मेरा स्टार्ट हुआ जर्नी 40 के बाद, और उसके बाद फिर दौड़ना चालू किया। तो मतलब जैसे मैंने कहा कि वो लेट तक सोता रहा बचपन के जैसे, और फिर जल्दी जल्दी भागना है। तो ये रहा, मैं थिएटर जर्नी स्टार्ट किया। एक ग्रुप था, तंता थिएटर ग्रुप, उनके साथ मैं पहली बार स्टेज पे गया था। काला घोड़ा करके एक फेस्टिवल होता है बॉम्बे में, तो वहां पे वो लोगों ने अपना प्ले रखा था, तो वहां मैं एज एन ऑडियंस गया था। तो वो लोग तब ढूंढ रहे थे कि कोई और ज्वाइन करना चाहता है हमारे ग्रुप को, तो कर लीजिए। तो वहां से फिर स्टेज स्टार्ट हुआ। फिर एक शो अटेंड किया स्टोरी टेलिंग का, मुझे डेट्स हमेशा याद रहती हैं, 17 फेब 2019 को एक स्टेज शो अटेंड किया। तो लगा कि यार ये भी कर सकते हैं, मतलब स्टोरीज तो लिखता ही हूँ, स्टेज पे जाके परफॉर्म करना है तो ट्राई करते हैं। थोड़ा हिचकिचाहट हुई कि इस उम्र में वो फेल हो जाएंगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे, पर फिर वो एक था कि यार ठीक है, देखी जाएगी, मतलब क्या होगा, लोग हंस लेंगे और क्या मजाक उड़ा लेंगे और क्या हो जाएगा, मतलब इससे मेरी जान थोड़ी ले लेंगे अगर उनको मेरी कहानियां पसंद नहीं आई तो ओपन माइक स्टार्ट किया ये 24 फेब को। फिर रेगुलरली वो करता रहा। फिर वहां से कुछ दोस्त बन गए, 1-2 प्लेटफॉर्म्स में कोई ओपन माइक हुए, वहां चला गया, लोगों को कहानियां पसंद आई, फिर 1-2 शो कर लिए। फिर इंडिया फिल्म प्रोजेक्ट का कंपटीशन आया, बड़े डरते डरते पार्टिसिपेट किया, ऑलमोस्ट पक्का कि मतलब कुछ ही नहीं हो सकता भाई, तो मतलब इतनी बड़ी दुनिया है, कौन अब वो मतलब पहले तो ये था कि शॉर्टलिस्ट ही नहीं होने वाला हूं मैं,
क्योंकि कहानी मैंने लिखी थी कॉन्टेस्ट के एक दिन पहले खत्म करी थी। हाँ, ये आदत मेरी बहुत बुरी है कि मैं आखिरी मोमेंट पे जागता हूँ। तो उस दिन भी जिस दिन डेडलाइन था उसके एक दिन पहले कहानी लिखी, शॉर्टलिस्ट भी हो गई और जीत भी गए। तो बस ऐसे रहा। फिर वो हुआ, किंडल में पार्टिसिपेट किया, फिर वो भी हो गया। तब जाके लगने लगा कि मतलब ये सबके लिए मैसेज है एक्चुअली कि हम अपने आप को बहुत डाउट करते हैं, पर और वो डाउट के चक्कर में हम लोग कई बार ट्राई भी नहीं करते हैं कि एक चांस लिया जाए। आधे लोग इसी चक्कर में छोड़ देते हैं कि यार मेरा तो कुछ नहीं होने वाला। मेरे साथ भी ऐसा ही बहुत वक्त मैंने ऐसा निकाला है जब मैं इन सब चीजों में इंटरेस्ट होता था पर घुसता नहीं था। पर जब घुसना चालू किया तब लगा कि यार नहीं ऐसी बात नहीं है, ठीक ठाक। लेकिन ये क्रिएटिव लोगों के साथ थोड़ा फाइट है, वो अपने आप को बहुत ज्यादा डाउट करते हैं। और अब तो काफी लोगों से बातचीत होती रहती है, तो सबका ही ये फाइट है। आप विश्वास नहीं करोगे, चिंटू का बर्थडे जो मूवी है, इस पे ऑनलाइन मिल जाएगी आपको, चिंटू का बर्थडे, उसके जो डायरेक्टर है उनके साथ जब मेरा बात हुआ था, उनका एक वर्कशॉप अटेंड किया था, तो मूवी रिलीज, वो मूवी ने बहुत फेम कमाया है। मूवी रिलीज होने के बाद उनके 4-5 महीने ऐसे गए थे कि यार क्या बकवास पिक्चर बना। और जस्ट इमेजिन ऐसी मूवी जो इतनी, तो ये क्रिएटिव लोगों के साथ फाइट है। तो सबसे बड़ी जो मैं कहूंगा सबके लिए वो ये है कि डाउट मत कीजिए, ट्राई करके देखिए, कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए, ओपन माइक्स में पार्टिसिपेट कीजिए। नहीं गया अच्छा तो उसको सुधारिए, बट उसको रोक के मत रखिए कि यार मेरा कुछ नहीं होना है तो मैं ट्राई नहीं करने वाला। तो बस मेन वो है। तो मेरे साथ भी वो बहुत टाइम तक रहा, पर थैंकफुली अच्छा किया कि वो एक रिस्क ले लिया और ट्राई किया। तो बस अब ठीक ठाक चल रहा है, अब मजा भी आ रहा है और लोगों का प्यार भी मिल रहा है। आप जैसे लोगों से बात होने का मौका मिल रहा है, तो अच्छा लगता है। तो सर जैसे कि आपने बताया कि आपने बहुत लेट स्टार्ट करा, तो यहाँ से बहुत अच्छी इंस्पिरेशनल बात हम लोगों को मिलती है कि कुछ भी स्टार्ट करने की एज नहीं होती है। हमेशा बहुत लोग बोलते हैं कुछ भी सीखने की एज नहीं होती, बट आपने ये प्रूफ भी किया है। तो आप एक एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे हैं हमारे यूथ के लिए, और ऐसे जो लोग हैं या जो आपकी एज में जो चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, बट वो रुक जाते हैं कि हमारी एज हो गई है, हम नहीं कर सकते। बट आपने यहाँ एग्जाम्पल हम सबके लिए, चाहे बच्चा हो चाहे किसी भी एज का हो, कोई बड़ा हो, वो भी यही चाहे, मतलब आपको देख के वो जरूर इंस्पायर होगा कि जब ये स्टार्ट कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो इन सबको मतलब आपने मेरे लिए, जब मुझे पता लगा था आप मतलब एज में है इतना और आप स्टोरी टेलिंग करते हैं, मैं बहुत इंस्पायर हुई थी कि सर मतलब अच्छा है। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा था देखकर कि इस एज में भी लोग काम कर रहे हैं, और मैं बहुत खुश हुई देखकर कि अब मैं इसलिए लोगों को ये बात बताना चाहती हूँ, आपको कुछ भी स्टार्ट करना है, एज डाउट नहीं करती, एज पे डिपेंड नहीं करता है। जब मन करे स्टार्ट कर दो, चाहे एज आपका कुछ भी, चाहे बच्चे हो, बड़े हो, एजेड हो, कुछ भी कर सकते हो आप कभी भी। तो ये बहुत अच्छी बात थी सर, आपने मतलब हमको सबको इतनी बड़ी बात से इंस्पायर करा। अरे देखिए, मैं तो आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने जो वर्ड्स बोले, पर इसमें वैसी वाली बात है, मतलब अपने दिल में जो हो वो ट्राई कर लेना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं चलेगा, थोड़ा वापस से ट्राई कर लेंगे, फेल हो जाएंगे तो थोड़ी मेहनत और कर लेंगे। पर जैसे मुझे एक एग्जाम्पल हर बार याद आता है, ये काफियों के साथ होता होगा कि हम जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में आजकल, खास करके बड़े शहरों में या छोटे शहरों में, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, हम थोड़े थोड़े यहाँ जैसे जैसे उम्र, या जैसे जैसे हमारी जॉब चलती जाती है, हमारे अंदर का वो एक हिचक सी पैदा हो जाती है। हम खड़े हैं बालकनी में, बारिश पड़ रही है, नीचे कोई घूम रहा है बच्चा, या कोई बड़ा घूम रहा है, बारिश में भीग रहा है। हम हर किसी में, अरे यार मन तो करता है लेकिन हम जाते नहीं हैं। लोग क्या कहेंगे? लोग बिल्कुल हम जैसे हैं, लोग अलग नहीं है। ये बहुत बड़ा हमने अपने दिमाग में बना लिया है, लोग वैसे ही हैं जैसे हम हैं। अगर हमको अच्छा लग रहा है किसी को देखते हुए, भीगते हुए, तो लोग जब हमें देखेंगे भीगते हुए तो उनको भी अच्छा ही लगेगा, कोई डाउट नहीं करेगा। ये हमारे दिमाग के अंदर कचरा है कि लोग क्या कहें।
कि अरे यार लोग क्या, जैसे अभी मैंने स्टार्ट किया, मुझे पहले बहुत बड़ा था ये, अरे यार लोग क्या कहेंगे, लोग बोलेंगे ये कर रहा है लोग। अब उल्टा है, अब मुझे रियलाइज होता है कि यार उल्टा लोग तो बल्कि सपोर्ट कर रहे हैं, लोग डाउट नहीं करते हैं, लोग सपोर्टिव ही हैं। ये हम हैं जो मर जाते हैं इस डाउट में कि अरे यार नहीं होगा, अरे मुझसे नहीं होगा, अरे लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ नहीं कहेंगे यार, कर लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। और आई होप कि ये जो वीडियो जब लोग देखेंगे तो जो करना चाहेंगे वो तभी से स्टार्ट कर देंगे, चाहे चाहे उनकी एज कुछ भी हो, ये नहीं सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे। सो सर एक क्वेश्चन था, जैसे आपने बताया कि 2018 में आपने फर्स्ट अपना स्टेज शेयर करा था, सो वो आपको मतलब कॉन्फिडेंस या कहाँ से आया, आपने कैसे सोचा कि मुझे करना है, वो बात कैसे आई कि आपको स्टेज पे जाके बोलना है, ये कैसे मतलब पता पड़ा आपको? कॉन्फिडेंस सबसे गलत वर्ड होगा यहाँ पे, बुरी तरीके से हालत खराब थी। मतलब कॉन्फिडेंस तो दूर दूर तक नहीं था, इतना डरा हुआ था मैं, आप विश्वास नहीं करोगे। मैं एक्चुअली पार्टिसिपेट करने भी नहीं गया, मैं गया था देखने। उस दिन उन्होंने सडनली अनाउंस किया कि कोई आना चाहता है स्टेज पे तो आ जाओ, और मैंने डरते डरते ऐसे ही कि यार देखी जाएगी, कूद जाते। आप सच कह रहा हूं, मैं इसमें बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं। मैं पहली बार जब स्टेज पे चढ़ा था ना, जब आप कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हो तो मुझे हंसी आ रही। कॉन्फिडेंस तो दूर, मतलब कोसों दूर था कॉन्फिडेंस। स्टेज पे मैं खड़ा हुआ था, मैं बोलते बोलते मेरे हाथ यूं यूं कांप रहे थे। मैंने नीचे देखा, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे पैर मैंने हिलते हुए देखे, इतना इतना थर थर कांप रहा था मैं स्टेज के ऊपर। पर वही वाली बात है कि एक बार जब, तब मुझे ऐसा लग रहा था कि यार बहुत बुरा जा रहा है, बहुत बुरा जा रहा है, बहुत बुरा जा रहा है। पर फिर जब लोगों ने अप्रिशिएट किया कि नहीं नहीं अच्छा है, तो वो धीरे धीरे, अभी भी सच बताऊं, अभी भी कई बार कॉन्फिडेंस चला जाता है, हल्का सा डर रहता है, और ये डर शायद जरूरी भी, क्योंकि ये डर चला जाता है तो हम बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। फिर हमको ऐसा लगता है कि हम जो भी लिख देंगे वो लोग पसंद कर लेंगे। तो ये डर बहुत जरूरी भी है, क्योंकि वो एक पुश करता है आपको कि नहीं यार, ये तो इसको थोड़ा और सुधार लेता हूँ, इसको थोड़ा और सुधार लेता हूँ, इसकी थोड़ी और रिहर्सल कर लेता हूँ, इस कहानी को थोड़ा और अच्छे से एडिट कर लेता हूँ। तो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी में डर हल्का सा जरूरी भी है। तो आप किसी भी आर्टिस्ट से बात कीजिए, वो कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि बस मैं तो एकदम फुल कॉन्फिडेंट हूं। इनफैक्ट ये एक बहुत बड़ा, डरते हुए आगे बढ़ना, थोड़ा घबराते हुए भी आगे बढ़ते रहना, ये एक आर्टिस्ट की जर्नी का बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है। बिल्कुल। सो सर जो स्टार्टिंग करना चाहता है, हाँ, कॉन्फिडेंस मतलब वो धीरे 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 फिर थोड़ा रहता है, बट हाँ तब इतना डर नहीं रहता कि आप स्टेज पे जा नहीं पाओगे। तब आपको पता है कि यार पिछली बार भी झेल लिया था, इस बार भी झेल लेंगे, पिछली बार भी हो गया था, इस बार भी हो जाएगा। तो 100% कॉन्फिडेंस तो कभी नहीं आने वाला है। मतलब अच्छे से अच्छे आर्टिस्ट को मैंने देखा है कि वो, जैसे मैंने कहा आपको डायरेक्टर की बात बताई, वो इस स्टेज पे जाके भी उनके मन में एक तो एक अच्छा भी है, बहुत अच्छी चीज है वो, क्योंकि उससे हम अपने आप को पुश करते रहते हैं। बिल्कुल। तो सर एक क्वेश्चन था कि जैसे अभी मैं हूँ तो मुझे भी शायरी लिखने का बहुत शौक है, बट मुझे ओपन माइक में जाना भी है, पर मैं जाती नहीं हूँ डर के मारे। तो ऐसे और भी लोग होंगे, तो उनको क्या करना चाहिए कि स्टार्टिंग कैसे करे, कैसे हिम्मत लाए कि सामने वाले मतलब स्टेज पे जाके वो बोल सके? देखिए इसमें हिम्मत कहीं कोई 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 बाजार में मिलता हुआ कोई चीज तो है नहीं कि 10 रुपए का 1 किलो हिम्मत ले आए हम लोग। अब हिम्मत का तो वैसा है कि खुद जाओ, मतलब क्या हो जाएगा। हिम्मत लाने का मेरा सिर्फ एक सिंपल तरीका था, वो ये था कि क्या हो जाएगा, हंस देंगे लोग। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप आज किसी प्रोग्राम में गए, वहां पे किसी ने आके परफॉर्म किया और बड़ा ही वाहियात परफॉर्म किया, आप सब हंस दिए उसके ऊपर। घर जाके क्या उसको याद करने वाले हैं आप लोग कि नहीं नहीं वो आज मुझे 2 साल तक याद है, वो आदमी ने इतना बुरा किया था। और अगर कर भी लिया, 10 लोग हंस दिए आपके ऊपर एक दिन, क्या आप उस इंसान को बुरा समझेंगे अपनी नजरों में, अगर आप ऑडियंस में थे तो? नहीं। तो
जैसा मैंने कहा, लोग वैसे ही हैं जैसे हम हैं, तो हमको ये ज्यादा डर रहता है कि लोग ये, लोग वो, लोग ये। अरे फेल हो जाएगा तो लोग इतना बुरा नहीं मानेंगे। तो कूदना बहुत जरूरी है, बस हिम्मत तो वैसा है कि कूद जाइए। बाकी मतलब अब ये है कि स्टार्ट करना है तो कूद जाओ, मतलब स्टार्ट कर दो, चाहे कुछ भी हो, लोग क्या कहेंगे इस पे ध्यान मत दो, स्टार्ट कर दो। हाँ, फेलियर से मत डरो बस। मतलब कोई दुनिया नहीं डूब जाने वाली है, फेल हो गए तो कोई दुनिया नहीं डूबने वाली। सही बात है। और मतलब मैंने जैसे बताया कि मेरी भी बहुत था कि ओपन माइक में जाके कहूँ, बट जो डर रहता है ना वो नहीं जाने देता है। बट हाँ, अब मुझे भी यही लगता है कि कूद जाना चाहिए, जैसा कि हम बता रहे हैं। सो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम जैसे कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो फैमिली का थोड़ा प्रेशर रहता है कि आपको ये नहीं करना चाहिए, इसमें करियर नहीं है, क्या मतलब है, क्या मिलेगा, क्यों कर रहे हो। तो आपके साथ भी ऐसा प्रेशर था क्या इस टाइम पर भी? क्योंकि हम लोगों को तो अभी ये कहा जाता है कि आप गवर्नमेंट जॉब करो, कि आपकी जो बीटेक, डॉक्टर या जो भी जो उनको पेरेंट्स को दिखता है करियर, बट आपको भी कहा था, आपको भी फैमिली से प्रेशर था कि ये नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ? देखिए, मेरी अब इतनी उम्र हो गई है कि लोग सोचेंगे कि बस अब तो खुद का घर है, खुद का, पर आज भी आधी चीजें मैं मेरी माँ को नहीं बताता, क्योंकि आज भी वो डर है कि मैं बताऊंगा तो शायद मैं खुद का कमा रहा हूँ, पूरा घर चला रहा हूँ। हाँ, फिर भी ये बोलेगी ये क्या फालतू की चीजों में तूने। तो वो रहता है। तो उसमें कोई सच बताऊं तो वो गलत भी नहीं है। ये एक दूसरी चीज है कि जो हम लोग सोचते हैं ना कि हमें कोई रोक रहा है, वो करते नहीं है, वो हमारी चिंता करते हैं। मतलब मेरे केस में थोड़ा अलग है, क्योंकि अब तो मेरे खुद का करियर है, खुद की जॉब है, सब कुछ है, सेटल्ड है। पर उस एज में, जैसे मान लीजिए अगर कोई यहाँ पे सुन रहे हैं और वो उस एज में है जहाँ पे पेरेंट्स कहते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, पर हमारा मन किसी और चीज में, वो गलत नहीं है। पेरेंट्स, उनका एक्सपीरियंस ये कहता है कि इन चीजों में रिस्क है। और जैसे मैंने भी शुरुआत में कहा, मुश्किल बहुत है पर मुमकिन है, तो चांसेस हैं। और मैं बार बार ये भी कहा कि क्या हो जाएगा, फेल हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, मतलब कहीं ना कहीं चांसेस फेलियर के तो होते हैं हर चीज में। तो फैमिली गलत नहीं है, उन्हें आपकी चिंता है। ये वो बोलते हैं ना कि क्रिएटिविटी और पैशन एक ऐसा चीज है, सच्चा प्यार होता है ना, ये वैसा वाला सच्चा प्यार है जो अगर सच्चा प्यार है तो इंतजार करेगा। मतलब फिर आप चाहे जॉब में घुस जाओ, आप चाहे कुछ और कर लो, आपका ये प्यार साथ में चलता रहेगा और किसी न किसी दिन ये प्यार पूरा होगा। फर्क क्या है, हम कई बार क्या करते हैं, ये अगेन तजुर्बे से आता है कि हम आर या पार वाला सोचते हैं कि करेंगे तो यही करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे। तो वो थोड़ा सा वैसा वाला है, वो जुआ टाइप हो जाता है। मतलब कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बात है, पर रियलिस्टिक होना दुनिया में भी जरूरी है। तो इस पार या उस पार नहीं सोच के चलना चाहिए। अगर आपको सच में प्यार है किसी चीज के साथ, तो क्या बुराई है अगर आप एक सेफ रास्ते के साथ साथ उसको ट्राई करें। क्या जरूरत है एक लंबे, मतलब ये वैसा वाला है कि आप इतना ज्यादा उसको जकड़ लेंगे तो कई बार टूट भी जाता है। मतलब इतना ज्यादा कूद गए, इतना ज्यादा उसके अंदर कूद गए, फिर फेल हो गए तो फिर कभी उसको वापस नहीं पा पाएंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस पूरा हिल जाएगा। तो घर वाले सही है अपनी जगह पे, हमें जरूरी है उनको प्रूव करें कि बॉस इसमें पैसा बनता है। अब दो रास्ते हैं, या तो रिस्क ले ली जाए बड़ी वाली, कूद जाए बिना सोचे समझे कि बॉस मैं तो यही करूंगा, नहीं तो कुछ नहीं करूंगा, भाड़ में गए घर वाले। ये एक रास्ता है। ये रास्ते में सक्सेस भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है पॉसिबल, पर फेलियर भी पॉसिबल है। बिल्कुल, क्योंकि हम हमारे कॉन्फिडेंस को जानते हैं, हमारी कहानियों को जानते हैं, दुनिया में और लोगों को नहीं जानते। दुनिया में आज की डेट में अच्छे से अच्छे राइटर से अच्छा राइटर बैठा हुआ है।
अब मैं तो कुछ भी नहीं हूं राइटिंग की दुनिया में। तो मतलब अगर मैं ये बोल रहा हूं, और बड़े जितने आप जितना ऊपर जाएंगे लोग ये कहेंगे हमसे बेहतर से बेहतर राइटर। दूसरा रास्ता ये है कि हम इस चीज को, इस प्यार को जारी रखें, साथ साथ करते रहें। जैसे जॉब चल रही है, जैसे मेरा आज की डेट में भी, मैं आज सुबह दिन में, आज सैटरडे के दिन भी मेरा 3-4 घंटे का ऑफिस का कॉल चला है, पर अभी उसके बाद ये कर रहा हूं, फिर रात को कुछ लिखने बैठूंगा, कल सुबह कुछ लिख लूंगा। तो अगर सच में प्यार है तो उसके लिए टाइम निकल आएगा, निकल जाएगा। और अगर हम बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, पॉसिबल तो है, तो धीरे धीरे बढ़ने में क्या बुराई। अगर हम, चलो ठीक है, पेरेंट्स कहते हैं ये कर लो वो कर लो, हाँ ठीक है, वो अपनी जगह पे सही है और ये सही एडवाइस भी है। आप रिस्क क्यों लेते हो, साथ में करते रहो धीरे धीरे, जैसे आप भी कर ही रहे हो। आप मतलब आई एम श्योर ये जो आप इंस्टाग्राम पेज जो आप चला रहे हो, इस ऐसा तो नहीं है ना कि यही करूंगी और कुछ नहीं करूंगी। नहीं, आप टाइम निकालते हो इसके लिए। वही मैं कह रहा हूं, आप इसके लिए, तो ये जो प्यार है इसके लिए आप टाइम, सच्चा प्यार है तो आप टाइम निकाल लो। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब धीरे 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 वो जो पैशन है वो बढ़ता जाएगा और उससे कमाई आने लगेगी, और जो आपका जॉब है वो आपका सेकंड प्रायोरिटी होता जाएगा। और एक स्टेज आएगा जब आपको पता है कि वो, जब पेरेंट्स भी मानेंगे कि बस हाँ इसमें तो यार है पैसा, कर ले जा जो करना है। बिल्कुल। तो उसको आर या पार नहीं सोच के चलना चाहिए मेरे हिसाब से। पेरेंट्स अपनी जगह पे सही हैं, उनको हमारी चिंता है, हमें भी एडवाइस माननी चाहिए। कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने डॉक्टर कहा है तो डॉक्टर बन जाओ, उनका ये कि बस अपना खुद का कमा धमा लो। बिल्कुल। उसमें कोई बुराई नहीं है, उसके साथ में कर सकते हैं ये सब। मैं इस एज में आके भी, जब मैं फाइनेंशियली सेटल्ड हूं, तब भी मैं साथ में ही कर रहा हूं ना। पर हाँ, धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा, वो पलड़ा थोड़ा यूं हो रहा है धीरे धीरे, तो उसको टाइम देना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात कही सर, बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया हमारे ऑडियंस को, हमें। सो आई होप जो हमारी ऑडियंस देख रही है उन्हें समझ में आ गई होगी ये बात। तो सर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो मेरे पास मतलब डीएम भी आया था कि सर से ये पूछना कि सर जो अपने आइडियाज लाते हैं स्टोरी के, वो कहाँ से लाते हैं, मतलब कहाँ से लिखते हैं सर? इतने बहुत प्यारा लिखते हैं आप। मैंने जैसे खुद ने आपकी वीडियोस देखी थी, तो मैं बहुत देर तक बस वीडियो देखती रही। मतलब एक फीलिंग आ जाती है ना कि इतना प्यारा, इतना अच्छा कैसे मतलब लिखा है। तो कहाँ से आपके ये सारे आइडियाज आते हैं, कैसे लिखते हैं आप? इसका कुछ मतलब काफी सारे, इसमें कोई वैसा एक रास्ता नहीं है। जैसे बुक्स में बहुत पढ़ता हूं, तो जितना आप ज्यादा बुक्स पढ़ रहे हो या कहानियां पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं राइटिंग के अंदर सबकॉन्शियस माइंड जो है आपका अंदर, वो बहुत जरूरी है। वो जरूरी ऐसे है कि कई चीजें ऐसी हैं जो हम एक्सपीरियंस करते रहते हैं, तजुर्बे लेते रहते हैं, वो ऐसा कुछ कहीं पे लिंक नहीं है कि अरे हाँ ये आगे जाके काम आएगा, वो कहीं ना कहीं काम आता है। तो मैं बुक्स बहुत पढ़ता हूँ, अच्छे टीवी सीरीज देख लेता हूँ कभी कभी। अब तो खैर इनफैक्ट टीवी पे बहुत कम ध्यान चला गया है, पर अच्छे अच्छे टीवी सीरीज भी हैं काफी। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस काम आता है, इतनी जिंदगी जी ली है, इतने लोगों से मिल लिया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं करता हूं, जो मुझे बहुत हेल्प करती है पर्सनली, वो है फ्री राइटिंग। फ्री राइटिंग मतलब ऑनलाइन बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगे, कुछ गेम्स मिल जाएंगे ऑनलाइन जहां पे एक प्रॉम्प्ट दिया हुआ है कि एक फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है और आप बस लिखना चालू कीजिए, मतलब बिना सोचे। ये एक दूसरी चीज है जो बहुत, जो राइटर्स ब्लॉक जिसको कहा जाता है, जितना हम ज्यादा सोचते हैं, कई बार फ्री फ्लो होना जरूरी है। तो मैं जैसे कोई सेंटेंस ले लिया, लिखना चालू कर दिया बस, मतलब बिना सोचे समझे, बस लिखता जा रहा हूँ लिखता जा रहा हूँ लिखता जा रहा हूँ लिखता जा रहा हूँ लिखता जा रहा हूँ, ये बिना सोचे कि कहानी अच्छी बनेगी बुरी बनेगी, जैसी भी होगी, शायद फेंकना भी पड़ जाएगा, पर उसमें से कई बार कुछ ना कुछ लिखते लिखते जब आपका माइंड एकदम फ्री फ्लो में होता है ना, जब बिना सोचे लिख रहे हो, तो कुछ ना कुछ क्रिएटिव
निकलना चालू होता है और वहां से एक दो आइडिया जैसे निकल के आते हैं, अरे हाँ इसकी तो स्टोरी बन सकती है, अरे हाँ इसकी तो कहानी बनाई जा सकती है। तो ये मुझे पर्सनली बहुत हेल्प करता है। वैसे सबका अलग अलग है, क्योंकि क्रिएटिविटी है, बहुत सब्जेक्टिव चीज है, पर हाँ ये चीज मुझे बहुत हेल्प करती है। मैं कोई प्रॉम्प्ट लेके लिखने बैठ गया तो, और एक दूसरा टेक्निक जो स्टोरी टेलिंग में कई लोग यूज करते हैं, मैं भी कभी कभी यूज करता हूं, वो ये है कि सब कुछ पॉसिबल है। ये वो इंस्पिरेशनल वाला सब कुछ पॉसिबल नहीं है, ये कहानी वाला सब कुछ पॉसिबल है। जैसे अगर हम सोचने जाएं, लगान, गांव वाले अंग्रेजों के साथ लड़ रहे हैं, क्रिकेट में जीत गए। ये इंटरस्टेलर, देन ग्रेविटी। मतलब अगर हम वैसे सोचने बैठेंगे ना यूं, तो ऐसा लगेगा यार ये पॉसिबल नहीं है। तो कई बार एक टेक्निक जो है वो कई राइटर्स यूज करते हैं, मैं भी एक दो बार यूज कर चुका हूं, कि पहले डिसाइड कर लो कि क्या है। जैसे मैं बीच में एक कहानी के बारे में सोच रहा था, वो ये था कि मुंबई का एक डब्बा वाला, ऐसे ही दिमाग में है, मुंबई का डब्बा वाला, कहीं देखा, अच्छा कैरेक्टर है, मर्डर चार्ज में फंस जाता है रैंडम, कोई सर पैर नहीं है, कोई सर पैर नहीं है, कोई भी सर पैर नहीं, बस ऐसे ये दो थॉट्स हो गया। अब आप और मैं चलिए बात करते हैं मुंबई का, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, मुंबई का डब्बा वाला मर्डर चार्ज में फंस गया। अब एग्जाम्पल दीजिए कैसे फंस सकता है? कैसे फंस सकता है? डब्बा वाला है, अब उसके साथ लिंक क्या क्या चीजें हैं? खाना डिलीवर करता है, खाने का डब्बा डिलीवर करता है, तो अब किसी के घर गया होगा या तो फिर वहां से सोचना चालू किया तो भाई पॉइजन का केस हो सकता है। हाँ पॉइजन का केस हो सकता है, पर उसने मर्डर नहीं किया है, तो किसने किया है? उसकी बीवी खाने में पॉइजन डाल देती है रोज। तो मतलब मैं एग्जांपल जो दे रहा हूँ ये है कि अभी इतना लंबा टाइम हमारे पास है नहीं, कि कई बार बस ये दो चीजें सोच ली, उसके बाद बैठ गए, उसको रिवर्स करके जोड़ना शुरू किया, और आप देखेंगे धीरे 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 जहां पे कुछ नहीं था, जहां पे दो अजीब चीजें थी, एक डब्बा वाला, एक मर्डर चार्ज, मतलब कोई लिंक नहीं है, पर जब आप उन दोनों को साथ में रखेंगे और उसको फिर प्रूव करने की कोशिश करेंगे, और अच्छी से अच्छी स्टोरीज अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो वो इसी चीज पे डिपेंडेंट है। मतलब ऐसी चीजें, क्या आप सच में सोच सकते हैं कि एक चंपारण के गांव वाले अंग्रेजों की गेम में जीत सकते हैं? पर किसी ने सोचा बस जीत गए, उसके बाद रिवर्स वर्किंग करना चालू किया, उनका ये दिक्कत आई, अच्छा तो ऐसे करके सॉल्व किया, फिर ये दिक्कत आई, फिर ऐसे करके सॉल्व किया। तो मतलब ये भी एक टेक्निक है जिससे नए आइडियाज, मतलब एक रैंडम आइडिया सोच लीजिए, फिर उसको रिवर्स वर्किंग करना चालू कीजिए, और जैसे जैसे आप कनेक्शंस बनाना चालू करेंगे स्टोरी बनती जाएगी। तो ये एक टेक्निक है जो बहुत राइटर्स यूज करते हैं। मैं बहुत ज्यादा यूज इसको नहीं करता हूं, पर हाँ ये बहुत अच्छी टेक्निक है। मतलब इसमें, क्योंकि कहानियां जितनी आप, इसीलिए वो जरूरी है कि बुक्स पढ़ना और अच्छी मूवी, अच्छे टीवी सीरीज देखना, क्योंकि वो इन सब चीजों से भरी हुई है। मूवीज और टीवी सीरीज में और कुछ नहीं होता है, बस यही होता है कि अजीब अजीब सी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं, फिर सॉल्व हो जाती है। मतलब वो जीतने वाला है और सडनली ऐसी कोई दिक्कत आ जाएगी कि बेचारा फंस जाएगा, फिर कैसे ना कैसे निकल भी आएगा। तो वो जितना आप ज्यादा ऐसे स्टोरीज या मूवीज या टीवी सीरीज देखते हैं, तो आपका माइंड वैसे सबकॉन्शियसली वो कहीं ना कहीं वो गियर्स चल रहे होते हैं। तो जब आप लिखने बैठोगे तो इसीलिए पढ़ना, किताबें, कहानियां पढ़ना, अच्छी कहानियां देखना लिखने से शायद ज्यादा जरूरी है। मतलब दोनों जरूरी हैं एक्चुअली, सच बोलूं तो। कई लोग ये सोचते हैं कि यार मैं राइटर हूं, मैं लिखता हूं। अच्छा कितनी किताबें पढ़ते हैं आप, क्या कितनी कहानियां देखते हैं? नहीं वो तो मैं ज्यादा नहीं करता। नहीं, बहुत जरूरी है जो आर्ट आप, चलिए पोएट्री की बात कर लेते हैं, जो आर्ट आप क्रिएट करना चाहते हैं, उसी आर्ट को कंज्यूम करना भी बहुत जरूरी है।
बिल्कुल और बिल्कुल सर। अच्छे तो से सर कंज्यूम करना जरूरी है। बिल्कुल। सर एक क्वेश्चन और था मेरा, जैसे कि मैंने भी आपकी स्टोरी देखी थी, वीडियोस देखी थी, बहुत से लोगों ने देखा है, तो उनके मन में भी होगा कि आप कैसे, मतलब हमको पता पड़ गया कि अब प्लेटफॉर्म है, हमें यूज करना है, बट कैसे प्रैक्टिस करनी है खुद के अंदर सुधार लाने के लिए, मतलब क्या टिप्स होगी? जैसे आप बोलते हैं, आपकी जो आप बोलते हैं ऑडियंस को बांधे रखते हैं, मैंने ये देखा है। थैंक सो यू। ये कैसे कर सकते हैं? तो मुझे तो ये लगता है कि हर एक चीज ही, कोई एक ऐसी चीज पिन पॉइंट करना मुश्किल है कि हाँ ये करना चाहिए। टिप्स बहुत सारे हैं, पर पर ये एक करना चाहिए, तो वो बेटर से बेटर स्टोरी टेलिंग तभी हो पाएगी अगर, जैसे मैं भी आज की डेट में बहुत चीजें मिस करता हूँ, और मुझे खुद लगता है कि मेरे अभी बहुत सारी चीजें हैं जो ठीक करनी है, तो कोई एक चीज पे ध्यान को पॉइंट करना बड़ा मुश्किल होगा। पर ऑनेस्टी एक बहुत जरूरी है। ऑनेस्टी मतलब मैं कोशिश करता हूं आपको एक्सप्लेन करने की। कहानी आपको खुद को टच कर रही है या आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। ये खुद से पूछना बहुत जरूरी है। अगर आपको जेन्युइनली टच कर रही है, ये कई बार हम लोग करते हैं, कि मैंने भी किया है, मतलब ये इसमें कोई जजमेंट नहीं है, क्योंकि हर कोई अपने उस दौर से गुजरता है, मैं भी उस दौर से गुजर रहा हूं, जब मैं लिख रहा हूं इसलिए कि यार ये तो लोगों को इम्प्रेस कर दे, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। सुनाया तो ऐसे लगा कि यार ये कैसे हो गया, वो इसीलिए क्योंकि वो इंटेंशन जो था वो ऑनेस्ट नहीं था, वो ये था कि यार ये तो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए लिख रहा हूं। अब अगर आप खुद उस स्टोरी अगर वो स्टोरी आपको खुद को टच करती है, अगर आप दिल से लिख रहे हैं और आपके अंदर वो इमोशंस पैदा हो रहे हैं, तो वो डेफिनेटली ऑडियंस को टच करेंगे। बिल्कुल। एक छोटा सा मेरा सीक्रेट है जो मैं शेयर कर सकता हूं, वो ये कि आज भी ऑटो में तिरंगा या स्वीटी और चिंटू, जो मेरी दो कहानियां अभी तक, काफी कहानियां मैंने परफॉर्म की हैं स्टेज पे, पर ऑनलाइन सिर्फ दो कहानियां अवेलेबल। आज भी जब मैं वो कहानी रिहर्स करता हूं, कहीं ना कहीं रोना आ जाता है हल्का। तो क्योंकि वो जब ऑनेस्टी के साथ अगर आपने लिखी, जैसे मैंने कहा, अगर वो आपको टच कर रही है तो दुनिया को भी टच करेगी। दूसरा, ऑडियंस को ऊपर मानकर लिख रहे हैं या ऑडियंस या अपने आप को ऊपर मानकर लिख रहे हैं। ऑडियंस को ऊपर मानकर लिखना बहुत जरूरी है। ऑडियंस इंटेलिजेंट है, ऑडियंस बहुत सारा कंटेंट देख रही है। कई बार हम आर्ट क्रिएट करते टाइम ये सोचने लगते हैं कि बस हम तो हीरो हैं, हम कोई हीरो नहीं है, दुनिया में बहुत बड़े पड़े हैं अच्छे से अच्छे हीरो। ऑडियंस इज द किंग। उनको अगर आप इंटेलिजेंट और अपने से ऊपर मानकर लिख रहे हैं, तो अपने आप धीरे धीरे कहानी में वो क्वालिटी आने लगेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप उनको इंटेलिजेंट मान रहे हैं और आप उनको अपने से ऊपर मान रहे हैं, तो आप थोड़ा मेहनत ज्यादा करें। बिल्कुल। नहीं तो क्या होगा कि यार मुझे तो सब कुछ आता है, तो मेहनत करने की क्या जरूरत है, ऑडियंस तो खुश हो जाएगी। नहीं, ये तो अगेन दिस बॉयल गोज डाउन टू ऑनेस्टी। आप कितना ऑनेस्ट हैं अपनी राइटिंग के साथ। और अगर लोगों को मान लीजिए पसंद नहीं आती है, तो पहली चीज तो इमीडिएटली डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, दो चार जगह पे ट्राई करते रहना चाहिए, डिसअपॉइंट होने की कोई जरूरत नहीं है। पर अगर दो चार जगह पे ट्राई किया और फिर भी किसी को पसंद नहीं आई, तो मतलब कहीं ना कहीं उस पर काम करने की जरूरत है। कई बार हम लोग, अरे यार मेरा काम तो ऐसा है कि मतलब ऑडियंस को समझ में नहीं आया यार, ऑडियंस वैसी नहीं थी यार। नहीं नहीं, ऑडियंस इंटेलिजेंट है। तो खुद को ऊपर मानकर लिख रहे हैं, ये शायद ये बहुत जरूरी है अगर इमोशंस और जेन्युइननेस लानी है कहानियों में। तो बाकी टिप्स में तो बहुत सारी टिप्स हैं, मतलब वो अगर जैसे एक स्टैंड अप कॉमेडियंस बहुत एक अच्छी
टिप यूज करते हैं अपनी स्टोरी टेलिंग में। अगर आप स्टैंड अप कॉमेडी की वीडियोस देखते हैं तो कोई ना कोई चीज का मेंशन करते हैं, फिर पूरा जोक आगे आगे बढ़ता जाता है, फिर वापस से उस चीज का एक मेंशन करते हैं और सारी अरे हाँ करेक्ट। तो स्टोरी टेलिंग में भी ये, जैसे अगर आप नोटिस करेंगे ऑटो में तिरंगा या ऑटो में तिरंगा मेरी जो कहानी है उसमें एक गाने की मैं शुरुआत में मेंशन करता हूँ, फिर चलता जाता है और एंड में वही गाना वापस से मेंशन होता है। पर पहले जो उस गाने का मैं फीलिंग देता हूँ और बाद में जो मैं उस गाने का फीलिंग देता हूँ वो दोनों अलग। तो ये एक टिप है जिसमें ये सबकॉन्शियसली सबके दिमाग में ये रजिस्टर होता है कि सेम चीज का मतलब पहले अलग था और अब अलग है। कहानी मतलब क्या होती है? एक जर्नी है। एक जर्नी मतलब आप एक जगह से शुरू हुए दूसरी जगह पे पहुंच गए। तो अगर आप सेम चीज का एग्जाम्पल यहाँ और वहां दिया, यहाँ मतलब कुछ और था वहां मतलब कुछ और था, तो सबकॉन्शियसली वो एक जर्नी रजिस्टर होती है ऑडियंस के माइंड में कि अरे हाँ मतलब दुनिया बदली है। अगर कुछ बदला ही नहीं है तो फिर कहानी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये बट एज आई सेड ये टिप्स हैं, ये टिप्स पे जाके इमोशनल कहानियां मतलब टिप यूज की जा सकती है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑनेस्टी और ऑडियंस को ऊपर मानकर लिखना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया सर आपने। मतलब बहुत ये जो आपने बातें बताई कोई नहीं बताता है, सबको ऊपर दिखता है कि हाँ ऐसे ऐसे, बट जो आपने पॉइंट टू पॉइंट बात कही है जो हमारी ऑडियंस के लिए और मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है ये बातें। सो सर एक क्वेश्चन है जो मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ पर जितने भी हमारे मतलब गेस्ट आते हैं उनसे मैं पूछती हूँ, तो सर व्हाट्स योर बर्निंग डिजायर, मतलब आपका बर्निंग डिजायर क्या है? सच बताऊं तो बर्निंग डिजायर जैसा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि आई एम एंजॉयिंग द जर्नी, सो द जर्नी इज सर। बट एक ऐसा होगा ना कि आपको मतलब ये चीज तो पूरी करके ही जानी है, मतलब जब भी ऐसा होता है कि हम बस इस दुनिया से जाने से पहले ये जरूर करने चाहते हैं कि हमें ये करना ही करना है, सो कुछ ऐसी चीज लिखते रहना है। मतलब अगेन आई वुड नॉट से दैट ये बर्निंग डिजायर है, बिकॉज ये एक जर्नी है। मतलब बर्निंग डिजायर को कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है सुन के कि मतलब उसके बाद बस सब हो गया, ऐसा मतलब सब हो गया तो मतलब ऐसे तो बहुत सारी चीजें हुई, फिर लगा कि नहीं अभी और आगे बढ़ना है, फिर हुई फिर लगा नहीं कभी और आगे बढ़ना है। ये दूसरी बहुत चीज मेरे को टाइम लगा है रियलाइज करने में, मुझे खुद को बहुत वक्त लगा रियलाइज करने में। जो मैं पहले भी, जब आप फैमिली की बात कर रहे थे और फैमिली प्रेशर की बात कर रहे थे और जॉब की बात कर रहे थे, क्रिएटिविटी एक जर्नी है जिसका कोई एंड नहीं है। आप जहां जहां तक पहुंचते जाएंगे उससे आपको ऐसा लगेगा आप कुछ नहीं है, फिर लगेगा कहीं और पहुंचना है, फिर कहीं और पहुंचेंगे लगेगा कुछ नहीं, फिर लगेगा कहीं और पहुंचना है। तो ये एक पूरी जर्नी है। सक्सेस इस जर्नी की यही है कि ये जर्नी कायम रहे, रुके नहीं, इसका कोई एंड गोल नहीं है। इंडिया फिल्म प्रोजेक्ट जीत लिया मतलब अब ऐसा लगता है कुछ नहीं है, कुछ मतलब मेरे से तो बतेरे अच्छे राइटर बैठे हुए, सच कह रहा हूं मैं बिल्कुल भी इसमें। तो इस जर्नी का सक्सेस यही है कि ये जर्नी चलती रहे, रुके नहीं। उसके लिए जरूरी है कि आप वो सब करें जो इस जर्नी को रुकने से अवॉइड करें, और यही एक रिस्क है। अगर आप पूरा का पूरा इस जर्नी में कूद गए और फिर कुछ बचा नहीं तो ये जर्नी खत्म होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो मेरा मेन चीज ये रहेगा कि जैसे अभी जॉब में बोल रहा हूं, जॉब इसीलिए नहीं कि आपको स्टोरी टेलर बनना नहीं है, उल्टा जॉब इसीलिए शायद क्योंकि आपको स्टोरी टेलर बनना है, क्योंकि आपको वो जर्नी, अगर आपने पूरे के पूरे वो जो बोलते हैं डोंट पुट योर एग्स इन वन बास्केट, तो अगर आपने पूरे का पूरा फोकस वहां डाल दिया और वो चला नहीं तो वो जर्नी वहीं पर खत्म हो जाएगी। पर अगर आप उस जर्नी को सस्टेन करने के लिए साथ में कुछ करते रहे तो वो जर्नी हमेशा चालू रहेगी। क्यों? क्योंकि आप उस जर्नी के ऊपर आपकी लाइफ और डेथ डिपेंड नहीं करती। तो ये वैसा है, थोड़ा सा धीरे धीरे से प्यार करना जरूरी है। यूं दबोच के प्यार किया तो ये क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो ये जर्नी ही सक्सेस है। मतलब मेरा कोई ऐसा कोई वो एंड गोल या बर्निंग डिजायर
बस ये चलता रहे, नहीं है। हाँ, मतलब बूढ़ा हो जाऊं बहुत जब तक बढ़िया। लिखता रहूं कहानियां, बस यही है। बाकी ओके सर। सो लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि हमारी ऑडियंस के लिए कोई मैसेज आपका, कि कुछ भी ऐसा क्वेश्चन जो वो आगे बढ़े आपसे रिलेटेड, राइटिंग से रिलेटेड, स्टोरी टेलर से रिलेटेड, कुछ भी। लिखिए, लिखते रहिए, वो बहुत जरूरी है। लिखते रहना बहुत जरूरी है। धीरे 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 अपने आप इम्प्रूव होती है राइटिंग। पढ़ते रहिए, जहां जहां मौका मिले परफॉर्म करते रहिए, ओपन माइक्स में, सारे प्लेटफॉर्म्स में। जैसे मैंने कहा अब तो सब ऑनलाइन है तो बहुत आसान है। बिल्कुल। ये समुंदर थोड़ा सा गहरा वाला समुंदर है, तो इसमें कूदिए, पर सिर्फ 2 सिचुएशंस में। या तो आप तैरना सीख गए हो, या फिर लाइफ जैकेट साथ में हो। तो जो मैं पैरेलल जॉब या अर्निंग की बात कर रहा हूं, वो एक, ये समझ लीजिए कि एक लाइफ जैकेट है कि आप इस समुंदर में कूद गए, लाइफ जैकेट साथ में है, आप धीरे धीरे जिस दिन आप तैरना सीख गए कि हाँ लाइफ जैकेट की जरूरत नहीं है, तब लाइफ जैकेट उतार के फेंक दीजिए। तो जॉब या पैरेलल अर्निंग एक लाइफ जैकेट के जैसा है, ये गहरा समुंदर है। इसमें अगर ऐसे ही बिना तैरे सीखे कूद गए, चांसेस डूबने के, क्यों करना है, क्यों रिस्क लेना है। तो ये एक मेन कहूंगा मैं कि कूदिए इस समुंदर में, पर यहाँ तो पहले से तैरना सीख गए हो तो, या फिर लाइफ जैकेट के साथ कूदिए और फिर धीरे धीरे तैरना सीख जाइए। बिल्कुल बिल्कुल सर, कितनी खूबसूरती से आपने जवाब दिया है। मतलब वो वही है ना, आप स्टोरी टेलिंग का करते हैं, जैसा कि जवाब भी उसी तरीके से दिया है, यही इम्पैक्ट पड़ता है। खूबसूरती का पता पड़ जाता है कि नहीं, सामने वाले में कितना, मतलब वही उसी अंदाज में आपने जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो एक और मतलब फनी सा है, वो ये कि इसको थोड़ा सा वक्त दीजिए, इसमें टाइम लगता है। उतावले होने, मतलब ये कोई प्रेमी प्रेमिका वाला प्यार नहीं है कि अगर नहीं मिला तो उसकी शादी कहीं और हो जाएगी या उसकी शादी कहीं और हो जाएगी। ये प्यार, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये प्यार इंतजार करेगा। वक्त दीजिए, जब आप तैयार हो जाएंगे, तब जब आप तैयार होंगे तो ये प्यार जरूर मिलेगा। मतलब ये वैसा नहीं है कि किसी और के साथ शादी करके भाग जाने वाला प्यार है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही है। सही है, यही अंदाज होता है। मतलब मजा आते हैं इस राइटर से बात करने में, स्टोरी टेलिंग से बात करने, मतलब जो भी बहुत अच्छा लगता है। सर ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच सर। आपने मतलब इतना अच्छा, मतलब आपकी, मतलब जितने भी अभी मैंने गेस्ट आए हैं उनका इंटरव्यू लिया, आप सबसे ज्यादा एजेड थे, और यही खासियत है कि इतना अच्छा एक्सपीरियंस आपने जो हमारे साथ शेयर करा। हम बहुत कुछ चीजें सीखे हैं, स्पेशली मैं तो बहुत सीखी हूँ, और हमारी ऑडियंस भी सीखेगी। और आने टाइम पे जो ये वीडियोस देखेगा, जो भी हम शेयर करेंगे, उसके बाद जो वीडियो देखेंगे, वो भी डेफिनेटली बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है हमारा एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है। सो आपने अपने एक्सपीरियंस से मतलब कितनी खूबसूरती से सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया, एंड इतना अच्छा बोला, स्टार्टिंग इतनी अच्छी आपने मतलब आपने अभी भी ये इंटरव्यू में प्रूव कर दिया, आप एक स्टोरी टेलर है जो बहुत ही शानदार है। तो बहुत बड़ी बात है सर ये। थैंक यू। एनी टाइम मतलब अपना जो काम है अपने साथ रख के रह के चलना। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी। और इनफैक्ट मुझे बड़ा एनर्जी मिलता है जब मैं यंग लोगों के साथ, मतलब जैसे मैं इतनी बार एजेड बोल दिया, मुझे सडनली बुड्ढा टाइप लगने लग गया। मैं इतना बुरा नहीं सर। पर हाँ, मुझे काफी एनर्जी मिलती है। मैंने आपके साथ तजुर्बा बांट लिया, आपने मेरे साथ एनर्जी बांट ली, तो यंग लोगों से मुझे एनर्जी मिलती है, तो अच्छा लगता है।